हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का रेस्पिरेशन पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता क्या है और इसके क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर। तो वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। हमने इससे पहले वाली वीडियो में और इस टॉपिक से पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से न्यूट्रिशन को गेन करते हैं अपनी बॉडी में और कैसे उसे यूज़ करते हैं फॉर फर्दर फंक्शनिंग। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन के टाइम पे हमने जो भी फूड मटेरियल अपनी बॉडी में लिया है वो यूज़ होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में, ताकि वो अपने लाइफ प्रोसेसेस को ईजिली कर सके। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म इसे अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ताकि वो ग्लूकोज को तोड़ सके इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसमें कन्वर्ट कर सकें और फिर इसे यूज़ कर सकें। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं। In all cases, the first step is breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into a 3 carbon molecule called pyruvate. क्या होता है इसमें कि a 6 carbon molecule that is glucose, ग्लूकोज में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है into 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, जिसका नाम है पायरुवेट। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद फर्दर की दोबारा से पायरुवेट की दोबारा से रिएक्शन कराई जाएगी सो दैट वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अब ये जब ग्लूकोज से पायरुवेट हर केस में बनेगा, अब पायरुवेट से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट के केस में बनेगा, जो कि कब होता है, फर्मेंटेशन के टाइम पे। Since this process takes place in the absence of air, it is called anaerobic respiration. जो भी रेस्पिरेशन मतलब पायरुवेट का कन्वर्जन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसमें क्या बनेगा, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका एक एग्जाम्पल है यीस्ट इन फर्मेंटेशन। और इसी तरीके के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, इस प्रोसेस में जो 3 कार्बन वाला पायरुवेट है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स देता है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। और इसके अलावा क्या मिलता है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कंप्लीटली फुल्ली सेटिस्फाइड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। The release of energy in this aerobic respiration or aerobic process is a lot greater than the anaerobic process. अब एनर्जी किस में ज़्यादा रिलीज़ होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज़ होगी, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, other pathways for breakdown of pyruvate is taken. अब कई बार ऐसा होता है ऑक्सीजन मिल तो रही है लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिल रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है फॉर कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट, तो वो अदर प्रोसेस से पायरुवेट ब्रेक डाउन हो जाता है। Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 carbon molecule. अब यहाँ पे पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। अब ये जैसे ही लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारी बॉडी में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारी जो मसल्स हैं वहाँ पर क्रैम्प्स क्रिएट करता है। ये सब कुछ जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा ये इस डायग्राम में गिवन है, यू कैन सी दिस डायग्राम। ये इस डायग्राम में सब कुछ गिवन है, ओके। कैसे गिवन है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे ग्लूकोज
कि क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ग्लूकोज हमारे पर प्रेजेंट है। किसी भी तरीके से रेस्पिरेशन होने से पहले क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर मतलब 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बन जाएंगे 3-3 कार्बन वाले। ओके, 6 कार्बन वाले ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाएंगे 3-3 कार्बन वाले, और यहाँ पर भी यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। फिर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंस में अलग अलग तरह की रिएक्शन होंगी। अगर ऑक्सीजन कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। इट इज़ डन इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो मिल रहा है लेकिन कम अमाउंट में मिल रहा है, तो क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ये हमारे मसल्स में होता है ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी, और अगर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है तो वहाँ पर क्रैम्प्स हो जाते हैं हमें उस मसल में। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कंप्लीटली ऑक्सीजन प्रेजेंट है और तब हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर निकलता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर मिलती है। ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अब जैसे ही ये एनर्जी रिलीज हुई, इन तीनों में से किसी भी प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हुई तो क्या होगा, वो एनर्जी यूज हो जाएगी एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने में, विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू ऑल द अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। एटीपी क्या है, हमारी बॉडी का फ्यूल है। जैसे कोई गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो उसके लिए फ्यूल पेट्रोल है। पेट्रोल इज़ यूज फॉर ड्राइविंग दैट कार। ओके, सो हमारी जो बॉडी है उसको चलाने के लिए एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए। और एटीपी किससे बनता है, वो एनर्जी जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हमने जनरेट की है। एटीपी इज ब्रोकन डाउन इन giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। अब जो हमारी सेल है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने के लिए जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करवाती हैं और हमारी बॉडी स्मूथली चलती है। सिंस द एरोबिक respiration pathway depends on oxygen, aerobic organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen। अब क्योंकि aerobic respiration में क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म्ड एंड द क्रैम्प्स एंड मेनी प्रॉब्लम्स कैन अकर इन आवर बॉडी। सो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनकी बॉडी में फिक्स्ड और कम्प्लीटली अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन का इंटेक होता रहे। We have seen that plants exchange gases through stomata। हमने देखा है कि plants gases कैसे exchange करते हैं, through stomata, and the large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with air। जो stomata में के बीच में देखो वो स्पेस आ रहा है और बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं सेल्स के बीच में, तो ये क्या है, इंश्योर करते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, हर जो सेल है वो एयर के कांटेक्ट में आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन हो जा रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। ठीक है, और इजीली इन एंड आउट मूवमेंट हो सकती है थ्रू डिफ्यूजन। The direction of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirements of the plant। प्लांट में क्या हो रहा है कि अगर उसको कार्बन, अभी वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इस टाइम पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेगा इन द सेल और ऑक्सीजन को बाहर मूव कर देगा। लेकिन एट द नाइट उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, बिकॉज अभी सनलाइट नहीं है तो इट इज़ नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस। सो इस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी सेल से बाहर कर देगा और ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इट विल गेन। तो जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है प्लांट की उस तरीके से डिफ्यूजन हो जाता है। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन फॉर द टेकअप ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब जो एनिमल्स हैं उन्होंने एक अलग तरीका इवॉल्व कर चुका है। वो क्या करते हैं, एक उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन है, उसी स्पेसिफिक ऑर्गन से वो एयर को अब्जॉर्ब करेंगे टेक इन द बॉडी, और फिर हमारे जो लंग्स हैं दे विल अब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड थ्रो आउट ऑल द अदर मटेरियल दैट इज देयर इन द एयर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, जो एनिमल्स
एयर में होते हैं, ठीक है, दोज डू नॉट लिव इन वाटर, वो क्या, उनके पास तो अपना एक फिक्स्ड ऑर्गन है, वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर थ्रो आउट कर देते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको केवल वही ऑक्सीजन यूज़ करना है जो कि वाटर में मिक्स्ड है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में। ओके, सिंस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन is fairly low compared to the oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic animal organism is much faster than seen in the terrestrial organism. क्या होगा कि देखो, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन वाटर में जो ऑक्सीजन है वो कम डिजॉल्व होती है, इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो दैन एक्वेटिक एनिमल, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम अमाउंट में मिल रहा है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं। फिशेज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। फिशेज क्या करती हैं, वाटर को लेती हैं उस अपने माउथ के थ्रू, उसको फोर्स करते हैं टू द गिल्स, और वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन टेकन अप बाय द गिल्स में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में, वो ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है और वो जो वाटर है वो फिर दोबारा फिश के मुंह से ही बाहर रिमूव हो जाता है। ओके, अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे हमारा जो ह्यूमन बींग्स है उसमें कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी लॉन्ग टॉपिक, सो वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, लाइक कमेंट शेयर, और अगर आपको कोई सजेशंस लगे तो वो भी दीजिए। थैंक यू सो मच।